नमस्ते क्लास नाइन्थ शायद पांचवा पार्ट है। कौन सा चैप्टर का? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, राइट। 2-3 दिनों के क्लासेस में हम लोग ये समझ चुके हैं कि अब सीधी टू द पॉइंट पढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि बहुत जल्द मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगे। आपने ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, आप मंडे को आइए, आमने सामने बैठ के पढ़ाई कर ले, ठीक है। बहुत हुआ ये अत्याचार, ठीक है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तुम तो जैसे हम पढ़ाते वैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज में आपको पढ़ाया गया कि पहले आप क्रॉप फील्ड की बात करेंगे। क्रॉप खेती को हमने 3 पार्ट में बांटा है। एक सीड का सिलेक्शन जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिसमें 2 पार्ट थे कि बेस्ट, एक उत्तम किस्म का बीज क्या होता है, ठीक। तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं वो बात हो चुकी है, और कैसे वो मिलेगा उस पर भी बातें हो चुकी हैं। 2 पार्ट्स को हमने सीड वैरायटी इम्प्रूवमेंट में कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले थे? दूसरा नंबर प्रोडक्शंस का। प्रोडक्शंस में 3 पार्ट है। प्रोडक्शंस का पहला पार्ट है न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग कर रहे हैं। न्यूट्रिशन माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, ऑलरेडी आपने किताबों से लिख लिया होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका है कि हमारा जो न्यूट्रिशंस है वो धीरे धीरे आता है कहाँ पे? धीरे धीरे आता है अपने सॉइल में, ठीक है। तो हमें प्रोवाइड करना होगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं प्रोवाइड करने का। एक है मैन्योर और एक है फर्टिलाइज़र। मैन्योर नेचुरल है, फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी है मैन्योर के, तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं मैन्योर के। फर्टिलाइज़र के अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। यहाँ तक लास्ट क्लासेस में कर लिया गया है। तो मन में सवाल उठता है, तो क्या करें हम? एक पैरेलल एग्जाम्पल भी लेके चले थे कि बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चा है कि वो क्या खाएगा? बच्चा है वो क्या खाएगा, घर का खाना या बाहर खाना? तो एक आदर्श गार्जियन के नाते अगर हम प्लानिंग करें तो क्यों नहीं एक मिक्स्ड करके किया जाए। ऐसा किया जाए कि मेजॉरिटी में ज़्यादातर फूड खिलाया जाए क्या? घर का, और कभी कभी सप्ताह में, महीने में बाहर का भी खाना खिला दिया जाए। तो इस कंसर्न को ख्याल करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया अप्रोच निकाला है। नया अप्रोच में क्या है? नया अप्रोच में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल पे ख्याल करो, और कुछ जहाँ जहाँ कमी है वहाँ आप आर्टिफिशियल भी डाल सकते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को, मतलब इस तरीके की खेती को नाम दिया गया, जो काफ़ी प्रचलित भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। थोड़ा सा हम लोग यहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ बातें करते हुए चलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है कि मोर मैन्योर और लेस फर्टिलाइज़र। मतलब ऐसा डिनाई नहीं करता है कि फर्टिलाइज़र नहीं लगाएंगे, डिनाई नहीं कर रहे हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैन्योर, ज़्यादा नेचुरल और कम से कम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ किसका? ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है। बीच बीच में हम मतलब सिर्फ इतना ही करके नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि आप खेती जब करते हैं तो आपको उसमें कुछ बाहर से केमिकल डालना पड़ता है, जस्ट लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के लिए अगर हम जगह पर हम बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, अब ये प्रश्न बनता है कि ये क्या है। तो यही बताना था और कुछ नहीं, कि व्हाट इज़ बायो पेस्टिसाइड, व्हाट इज़ बायो इंसेक्टिसाइड। तो काफ़ी पहले से हम लोग करते चले आ रहे हैं कि लीव्स ऑफ नीम, कीटाणु को मारना है ना, तो जो बाहर से मार्केट से केमिकल ला के मार रहे हैं, क्यों नहीं हम नीम के पत्तों से मार दें। नीम के पत्तों का मेडिसिनल वैल्यूज़ है, टर्मरिक का भी मेडिसिनल वैल्यूज़ है। उनके रहने से, हल्दी के रहने से, नीम के रहने से उसके आसपास कीड़े मकोड़े नहीं फटकते हैं, तो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया जाए। ये सवाल रहेगा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारा कंसर्न क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नया वर्ड सुना देना। नंबर 2 उसमें आपको ये समझा देना कि कुछ वर्ड होता है क्या, बायोपेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड। समझ में आ रहा है बात को। और बात करें
फर्टिलाइज़र के लिए भी हम लोग बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये सवाल बन सकता है, व्हाट इज बायो फर्टिलाइज़र। तो आप सुने होंगे या जानते ही होंगे छोटे क्लासेस से कि जितना भी कुछ बैक्टीरिया है, जैसे कि राइजोबियम नाम सुने हो जरूर, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन। हम फर्टिलाइजर से क्या हम हम फर्टिलाइजर से अपने प्लांट को क्या देते हैं, क्या ही दे देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं ज़्यादातर। उसके लिए केमिकल डालना पड़ता है। क्यों नहीं हम एक ऐसे हम कल्चर करें ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी लाइफ का नाम है, इन्हें हम ग्रो कराते हैं। दीज आर लाइफ्स। ये जब ग्रो करेंगे तो नेचुरली दे कैन कन्वर्टेड नाइट्रोजन फॉर प्लांट। तो प्लांट को नेचुरली नाइट्रोजन मिलना स्टार्ट हो गया, तो इसमें कम से कम हार्म होगा। ठीक, तो ये 2-4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, और हमारा जो खेत है आज भी और कल के लिए भी तैयार रहेगा। सवेरे बात को मतलब घर से मिलाए तो बाहर का भी कभी कभी खाना खिला दो, और कभी कभी घर पर भी बाहर वाला खाना बनाया जा सकता है, ताकि बच्चों का मूड बना रहे। घर पे बनेगा तो उतना ख़राब नहीं बने जितना मार्केट में बनता है। देखने में भले लगे वहाँ बड़ा अच्छा, लेकिन ख़राब तो होता है भाई साहब। घर पे वही चीज़ बनाया जाए अगर, ठीक, बिरयानी घर पे ही बन सकता है, उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन हार्म भी तो कम करेगा। राइट, तो ये सब घर पे बनाने वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें आप और खेतों को लहलहा उठें, नो प्रॉब्लम। अब आता है नया दूसरा पॉइंट पे, इसके दूसरे हिस्से पे, प्रोडक्शंस के दूसरे हिस्से पे बात करते हैं। कहते हैं उसको इरिगेशन, इरिटेशन आ लिखते हैं हम, इरिगेशन सिंचाई कहते हैं इसको। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके लिए। अब पानी पटाना है। अब रेनफॉल पे कब तक रहेंगे हम लोग, बारिश पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, तो हम लोग व्यवस्था करेंगे। क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वही पुराना व्यवस्था शुरू करते हैं कि कुआं से पानी निकालना, अंडरग्राउंड वाटर निकालना। तो वेल, कुआं, इसमें आपको डग वेल लिखा गया है और लिखा गया है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में समझ गए पंपी सेट लगा देकर, ऐसे नॉर्मली कुआं में पानी नहीं रह गया है तो पंपी सेट लगाना होता है, वहाँ से पानी निकलना होता है, इसके लिए अलग ही खर्चा होता है। काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, महंगा हो चुका है डीजल, और उसको लेकर पंपी सेट चलाएं, लाइट आता नहीं है, मोटर तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, तो उतना दूर नहीं आएंगे हम लोग। आपको समझे, कुओं से पानी आता है, डगवेल थोड़ा कम डेप्थ में खोदा हुआ कुआं, और ट्यूबवेल ट्यूब बोरिंग करके नीचे जाकर निकालते हैं। और बात कर लें कैनाल के द्वारा, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि नहर होना चाहिए, नहर। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि उस गांव के अगल बगल नदी भी होना चाहिए, नदी होगा तब उसमें से नहर निकलेगा। राइट, तो नहर के द्वारा भी सिंचाई हो सकता है बढ़िया सा। नहर पे ही विशेष जोर दिया जाता है। अगल बगल नदियों को अगर बेहतरीन ढंग से चलने दिया जाए तो लगभग सब जगहों पे नहर पहुंच सकता है। अपने गोपालगंज की बात कर लो, अपना जो नदी है गंडक नदी जो है, आप देखते होंगे तुरकहाँ पुल पे देख लीजिए, वो नदी आधा अधूरा सूखा भी है। वो जो नदियाँ कनेक्टेड हैं उससे, वो सब कहीं ना कहीं ब्लॉक है। अपना जो कोचिंग है, अपने जस्ट बगल में एक नदी है, छाड़ी नदी कहते हैं उसको, फील्ड में भी दिखता है, हेवी वेस्टेज से भरा हुआ है और ब्लॉक है। चलने लगे अगर तो उस नदी में पानी आ जाएगा, और उससे रिलेट करके कई नहरों में हम पानी पहुंचा सकते हैं गांव के लोगों को, जहां सिंचाई करने के लिए महंगे डीजल का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनके कॉस्ट, खेती का कॉस्ट बढ़ता है, रिटर्न मिलता नहीं उनको, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। पता नहीं गवर्नमेंट को कब समझ में आएगा, गवर्नमेंट हटाओ, नगर पालिका को कब समझ में आएगा, ये तो नगर पालिका के ऊपर अधीन है। पता नहीं कौन कौन से लोग बैठे हैं नगर पालिका में। ठीक है, आप सुने होंगे कि नगर पालिका में अब शायद आने वाले समय में खुद के लोकल लोग ही वोटिंग करेंगे और चुनेंगे नगर पालिका के चेयरमैन। बढ़िया लोगों को चुनना, ठीक है, होशियार पढ़े लिखे लोगों को चुनिएगा, ठीक, ताकि वो कम से कम इन सब बेसिक बातों का भी ख्याल कर ले, समझदार भी हो, समझ ले, कितना भला होगा। हम दूसरे लाइन पे जा रहे हैं, फोकस सर, कैनाल। ठीक है, और बात कर लेते हैं
एक और पॉइंट है, अगर नदी अगल बगल ना हो तो, दूर हो तो वहाँ से नहर निकालते निकालते टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब लोग कुछ व्यवस्था करेंगे, टंकियों की, टैंक कौन भेजेंगे वहाँ पर, पानी को लोड किया जाएगा टैंक पर, टैंक वापस आएगा ज़मीन पर और वहाँ पानी पटाया जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग रिवर लिफ्ट सिस्टम, नदी उठाव प्रणाली। नदी को ही उठाकर लाकर उससे काम कर लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ हेडिंग लिख रहे हैं आपको, उसमें अंदर क्या होता है ये बातें करने की जरूरत हमको नहीं है। अदरवाइज अगर आप बारिश होता है अच्छे से तो आप टैंक बना ले, बड़ा बड़ा टैंक बना ले, वहाँ पे पानी स्टोर रखें फॉर इरिगेशन। ये भी ऐसा नहीं कि सभी गाँव में हर बात होगा, जिसकी जहाँ सहूलियत है वहाँ वो कर सकता है। ये तरीके हैं जिससे इरिगेशन का काम किया जा रहा है। कहीं पे उसके प्लस पॉइंट है, कहीं पे नेगेटिव पॉइंट है, हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट, रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट होता है, एक सिंपल वर्ड बोले, कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स। कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स। जहां पानी गिरा उसे रोक लीजिए, कैच कर लीजिए, तो धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो वो पहुंचाएगा इरिगेशन के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा, नो प्रॉब्लम। रेन हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट हो गया। रेन हार्वेस्टिंग में ही वाटर शेड मैनेजमेंट होता है। मेरा बच्चा चल दिया है हमारी तरफ। वाटर शेड हार्वेस्टिंग नहीं, मैनेजमेंट होता है। धीरे धीरे बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन लेगा तो मेरे पास आ जाएगा, अलग तकलीफ है। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है कि पानी, बारिश हुआ, पानी गिर रहा है, हम कहीं कहीं पे गड्ढा कर दें तो पानी जो फ्लो करके जाने वाला है समुंदर में वो रुक रुक के जाएगा। जितना देर समय मिलेगा पानी को रुकने का उतना पानी नीचे जाएगा और वाटर टेबल रिचार्ज होगा। ठीक, वाटर टेबल रिचार्ज होगा तो हम ट्यूबवेल के द्वारा पानी निकालकर यूज कर सकते हैं। मेजॉरिटी में हम लोग उसी पर डिपेंडेंट हैं। नहरें हर जगह पे नहीं है, नदी उठा नहीं सकते हैं, टैंक बना नहीं सकते हैं, तो रेन हार्वेस्टिंग करना होगा, पानी को कलेक्ट करना होगा। पानी को कलेक्ट करना होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वाटर शेड एक तरह का है, पानी को रोक लीजिए। आप गड्ढे कर सकते हैं, अगर हिली एरिया पे है तो वहाँ पर छोटा छोटा चेक डैम बना सकते हैं। पानी फ्लो में आएगा और यहाँ पर फंसेगा, यहाँ फंसेगा, ऐसे करके पानी को रोक सकते हैं। ठीक है, और वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकते हैं, विच विल यूज़ फॉर इरिगेशन। ठीक है, अब ये टॉपिक ख़त्म करना था तो क्या तुमको बीच में रोके, हो गया। तो हमने दूसरा पार्ट कर लिया, क्या, इरिगेशन। आप टेक ए स्क्रीनशॉट। वाटर शेड मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं स्मॉल चेक डैम। स्मॉल चेक डैम बना सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतना लिखिए आप। चमक रहा है क्या? अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साफ करके मिलते हैं। अरे चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रॉप प्रोडक्शंस के तीसरे पार्ट पे बात करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। जो बातें आपको समझाने की कोशिश हो रही थी कि आप कहीं पर खाना खिलाना चाहते हैं, पार्टी देना चाहते हैं, तो आप फूड का व्यवस्था करेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आप पानी का व्यवस्था करेंगे, दैट इज़ इरिगेशन। और आप कैसे खिलाएंगे, क्या आप सोचे हैं क्या पैटर्न होगा? बिठा के खिलाना है आपको, बम्पर खिलाना है आपको? बम्पर में तो कोई विशेष परेशानी नहीं होती है, बस छोड़ दो, लोग अपना खा लेगा। बिठा के खिलाना है तो बहुत मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी कि पहले किसको बिठाना है, किसको कहाँ बैठाना है, अगल बगल वो लोग बैठे जो आपस में मार करते हों, नहीं, आपस में ठीक ठाक से रहते हों, यस, कई सारी बातों का ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, तो खेतों में फसल जो उग रहे हैं उनके पैटर्न पर बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि नया नया बात कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न पुरानी बात है। लोग समझते थे कि खेत में हमने फसल उगाया है और वो फसल हो सकता हो कि मौसम का मार सह नहीं पाए,
कुछ विशेष प्रकार का कीड़ा मकोड़ा लग गया तो पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो पूरा का पूरा जो रिस्क है क्रॉप फेल्यूर का, उससे बचने के लिए लोगों ने स्टार्ट किया कि क्यों नहीं एक ही खेत में एक से ज़्यादा क्रॉप को एक साथ उगाया जाए। हो सकता हो कि एक खराब हो जाए तो कहीं एक बचा रहे, उससे किसान को बेनिफिट मिल जाए। तो उसमें आया हमारा पहला कंसेप्ट, लॉजिकल कंसेप्ट, मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि अब आप क्रॉपिंग जो करने वाले हैं वो मिक्स करिए ना, मिला के करिए। इससे क्या होगा? तो पहला बात, व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग? 2 or more than 2, 2 or more than 2 crop in a crop field। काफ़ी सारे वर्ड्स हम छोड़ रहे हैं। खेतों में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने को कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। कंडीशन ज़रूर रहेगा, ये जो 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स का जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को ख्याल करना पड़ेगा कि 2 लोगों को एक साथ बैठा के, डिफरेंट लोगों को, वेज नॉन वेज सबको एक साथ बैठा के खिला रहे हैं। ठीक, बहुत सारा बात होगा। बेसिक कंसेप्ट कि सिलेक्शंस के लिए हम पॉइंट आउट करेंगे कि जो 2 होंगे डज नॉट compete with each other, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। 2 आपने प्लांट लगा दिया और एक प्लांट दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है तो अपना पर्पस पूरा नहीं होगा। ठीक है, एक थाली है, क्रॉप फील्ड अ काइंड ऑफ थाली, जहां आपने फूड लगाया है बेहतरीन सा। ठीक है, और आपका प्लानिंग है कि उस सारे फूड को हमारा प्लांट कैप्चर कर ले, तो हमने 2 डिफरेंट टाइप लगा दिए, क्योंकि एक टाइप का लगाएंगे तो केवल एक टाइप का फूड खाएगा, बाकी सब तो फूड छोड़ सकता है वहाँ का, जो कि वेस्ट हो सकता है। ठीक है, असल मत का फिर आ रहा है। दूसरा पॉइंट बात करें हम, दूसरा पॉइंट बात करें कि डज नॉट कम्पीट विथ ईच अदर, डज नॉट कम्पीट विथ ईच अदर। हम सिलेक्शन के वक्त ख्याल रखें कि डिफर इन न्यूट्रिएंट एंड अदर थिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर एक प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, दूसरे प्लांट को भी नाइट्रोजन ही ज़्यादा चाहिए, तब तो कंपटीशन हो जाएगा ना। पहला पॉइंट को सपोर्ट कर, दूसरा पॉइंट, दूसरा प्लांट का जो लेने का तरीका है, जो भी न्यूट्रिएंट ले रहा है वो डिफरेंट लेगा तो बेनिफिट होगा। हमने जो खाने के लिए 2 बच्चों को बैठा दिया है एक ही थाली में, एक का पसंद आलू है, एक का पसंद कद्दू है, लौकी है, दोनों सब्जी है वहाँ पर, दोनों बच्चे बैठे तो एक ने आलू खा के कंप्लीट किया, एक ने लौकी खा के कंप्लीट किया। अगर दोनों का पसंद एक ही होता तो आलू पे मार होता, कद्दू को कोई देखता भी नहीं। तो अच्छा तरीका ये था कि हम पहले पता कर ले, ये बहुत टफ टास्क है, पता तो कर ले कि कौन किससे कंप्लीट नहीं करता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ये अगर डालेंगे और ये सिलेक्शंस करेंगे तो इसका मेजर बेनिफिट क्या मिलने वाला है हम लोगों को? मेजर बेनिफिट क्या मिलने वाला है? रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर मिनिमाइज होगा, कम होगा। एक खराब हो भी जाए तो हो सकता हो एक बच जाए, उससे हम बेनिफिट ले लें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसका? प्रॉपर यूटिलाइजेशन न्यूट्रिएंट का, सारे न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन हो सकता हो। एक और बेहतरीन जो दूर की बात है कि हो सकता हो कि एक प्लांट गेहूं का लगा है और एक चने का लगा हुआ है, तो चने के रूट में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं जो नाइट्रोजन बनाते हैं। तो जो गेहूं नाइट्रोजन ले रहा है मिट्टी से, उसको चना का रूट में मौजूद बैक्टीरिया नाइट्रोजन बना रहा है, तो वो नाइट्रोजन तो उसे सपोर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि 2 प्लांट, 2 या 2 और डिफरेंट प्लांट्स जब एक साथ उगते हैं तो हो सकता है एक दूसरे को क्या कर ले? सपोर्ट कर ले।
मिक्स क्रॉपिंग शुड सपोर्ट टू ईच अदर। हो सकता हो कि एक इंसेक्ट, एक माइक्रोब्स है, पैथोजेंस है, कीटाणु है, गेहूं को हार्म करता है, बट वो काफ़ी एलर्जिक है चने के प्रति। हर लाइफ किसी के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है, किसी के प्रति काफ़ी अटैकिंग है, किसी से भागता है, ठीक। तो हो सकता हो गेहूं के प्रति उसका अट्रैक्शन हो, तो दौड़ते गया गेहूं खाएंगे, गेहूं खाएंगे, गेहूं खाएंगे। अतले बगल में देखा कि बगल में तो चना है, उसका मूड खराब, चने से उसको एलर्जी है, तो शायद वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा, तो शायद हमें एक्स्ट्रा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब का ख्याल काफ़ी मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है भग उठाए कुछ डाल देंगे। काफ़ी मेहनत का काम है ये पता करना है कौन किसका वेस्ट, किसका प्रोडक्ट दूसरे को सपोर्ट करता है, नहीं करता है। एक बढ़िया से समझ के अगर ऐसे 2 प्लांट का सिलेक्शन हो जाए जिसमें आपस में सपोर्ट भी है, कंपटीशन भी नहीं है, न्यूट्रिशन लेंगे, तो अल्टीमेट टास्क ऑफ मिक्स क्रॉपिंग टू इंक्रीज द यील्ड, हमारा पैदावार बढ़ेगा, एक ही समय में एक से ज़्यादा टाइप के क्रॉप मिलेंगे, सब इम्प्रूव हुआ, राइट। तो ये वर्ड्स को आप अपने हिसाब से ख्याल करके सजा लेंगे। दीज आर एडवांटेजेस, ठीक। एकदम शॉर्ट में बात करने की कोशिश हो रही है, कोई लेंदी बात नहीं कर रहे हैं, हल्का बात जो आप भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल्स कहीं से भी बुक मिल सकता है आप, ठीक है। हम अगर इसका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, क्या है डिसएडवांटेज, क्या है खामियां। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 ये कि हमें अगर ये फसल है, उग रहा है, या हमारे फसल्स हैं, डिफरेंट टाइप के फसल्स हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा फसल कहाँ पे है। हमें ये पता है किसी को पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी को पानी की ज़रूरत कम है। हमें ये पता है किसी को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम है, बट समझ तो आ नहीं रहा है कौन कहाँ पे है। तो हम सारे खेतों में फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, हेवी। अगर हेवी डालेंगे तो जिस प्लांट को हेवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है वो तो बहुत खुश हो गया, बट जिसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है उसके लिए तो हार्म हो सकता है, परेशानी हो सकती है, राइट। पानी किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। अगर डिफरेंसेस हैं हमें तो खबर नहीं होगा, क्योंकि हमने तो मिक्स्ड क्रॉपिंग किया है, क्या पता कहाँ बीज फेंका हुआ है, कौन सा पेड़ कहाँ उग रहा है, पता ही नहीं है। तो हम तो ऐसे ही रैंडमली पानी फेंक देंगे, जिसको ज़्यादा चाहिए ओके, जिसको कम चाहिए उसको ख़राब लगेगा, राइट। कम भी पानी पटाएंगे तो जिसको ज़्यादा चाहिए पानी तो प्रॉब्लम होगा। तो डिसएडवांटेज यही है कि यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। अब आपको ख्याल होगा सर, अभी तो आप कह रहे थे, ऐसा जताने की कोशिश हो रही थी कि सर वी डोंट रिक्वायर्ड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। बिल्कुल सही बात है, वो अपने सिलेक्शन के ऊपर है। हाँ, कहीं पे कुछ सिलेक्शन गड़बड़ हो गया तो कहीं पे कुछ सिलेक्शन गड़बड़ हो गया, ठीक। तो गड़बड़ में यही सब गड़बड़ होगी कि पेस्टिसाइड किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। वाटर इज़ नॉट ईजी, ये पिक करना आसान नहीं है। इंडिविजुअली प्लांट को एक करके प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप पिलाए पानी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक और पॉइंट्स प्रॉब्लमेटिक होता है हार्वेस्टिंग, कि अब हमें क्या पता कौन प्लांट कहाँ बड़ा हो गया। मतलब ये भी सिलेक्शंस के ऊपर है कि आपने ऐसे सेलेक्टेड किए हैं 2 प्लांट को, 2 डिफरेंट क्रॉप्स को, कि एक ही साथ ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे, आप उसे काट के हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता हो कि आपने ऐसा सिलेक्शन किया जिसमें एक पहले मैच्योर कर जाएगा, एक थोड़ी देर बाद करेगा। अब एक प्लांट को तो काट के ना निकालेंगे भी तो बहुत टफ डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और छोड़ भी दे तो मैच्योर होने के बाद अगर प्लांट को अपने वहाँ से नहीं हटाइएगा तो वो ख़राब होगा। तो हार्वेस्टिंग इज़ नॉट दैट ईजी। तो ये दोनों पॉइंट्स को नेगलेक्ट किया जा सकता है, क्या करके, बेहतरीन सिलेक्शन करके। सिलेक्शन ऐसा किया जाए कि ये सब बातें वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ना हो, बट कुछ कहीं कहीं पे प्रॉब्लमेटिक है। तो जब प्रॉब्लम होगा सोल्यूशन भी होगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए क्रॉप पैटर्न का पैटर्न बदला गया, मिक्स क्रॉपिंग की जगह पर किया गया इंटर क्रॉपिंग। काफ़ी इंटर रिलेटेड है, कोई परेशान नहीं होइएगा, बहुत भारी भारी वर्ड नहीं सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटर क्रॉपिंग, व्हाट इज इंटर क्रॉपिंग? तो इंटर क्रॉपिंग क्या है? सब कुछ सेम है। इंटर क्रॉपिंग इज growing 2 or more than 2 crops in a crop field. Even for that it required selection.
जिसमें ये पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे। एडवांटेजेस, दीज आर द एडवांटेजेस, इंटरक्रॉपिंग में भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज को हमको हटाना है। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट, इन ए डेफिनिट, मतलब जब सीड को बोएंगे उसी समय थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे कि हमें एक खास तरह का, अगर हमें पता है कि ये फर्स्ट खेत है हमारा, तो हमने एक रो में गेहूं उगाया, एक रो में चना उगाया, एक रो में गेहूं उगाया, एक रो में चना उगाया। ऐसे हमें खबर है कि क्रॉप फील्ड के कौन से हिस्से में मेजॉरिटी में गेहूं है और कौन से हिस्से में चना है। तो हमें पता है गेहूं को ज़्यादा पानी चाहिए तो हम उस हिस्से में ज़्यादा पानी देंगे, बाकी हिस्से में कम पानी दिया जाएगा। हमें पता है कि फर्टिलाइजर कहाँ ज़्यादा चाहिए कहाँ कम, मतलब ऑलरेडी वी नो दैट। स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत कर ले। मिक्स क्रॉपिंग में क्या था, सीड लिए ऐसे फेंक दिए, जहाँ गिरना था गिर गया, वहाँ उग रहे हैं, बाद में परेशानी है। शुरू में जो काम आसानी से हो जाए बाद में बहुत परेशान करता है। और शुरू में जो काम बड़ी मेहनत से हुआ है तो बैठ बैठ के रोपते हैं। आप देखे होंगे कुछ किसानों का फसल लगाने का तरीका, एक फेंक के कर रहे हैं और एक रोप के कर रहे हैं। तो इसमें पैटर्न तैयार किया जा रहा है खास तरह के रो में और खास तरह के पैटर्न कॉलम में। जब हम फसलों को लगाते हैं अभी भी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा कट्ठा में गेहूँ आधा कट्ठा में चना, तो वो मिक्स क्रॉपिंग नहीं हुआ। मिक्स तो मतलब अगल बगल होना चाहिए, तभी तो सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये जो बेनिफिट्स हैं वो सब, ठीक है। बस अब यही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैटर्न, थोड़ा थोड़ा अंतराल बढ़ा दे रहे हैं, ताकि जब ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा हम काट के से हटा देंगे, इतना जगह खाली हो जाएगा, नया कुछ लगा देंगे, तब तक होने तो इसे मैच्योर, फायदा है। तो इंटरक्रॉपिंग में एक लाइन कहेंगे कि 2 or more than 2 crops in a crop field, cultivations of 2 or more than 2 crops in a crop field in a definite row and column। समझे बात को? बहुत बेसिक, आसान, सिंपल सा बात, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम कुछ भी एनसीईआरटी उठाएंगे और जो भी इंटरक्रॉपिंग करा रहा होगा करा लेंगे, ठीक है। बेनिफिट ही बेनिफिट, जो डिसएडवांटेज था मिक्स क्रॉपिंग का, इसमें डिसएडवांटेज हट जाएगा। नाउ वी कैन इजीली हार्वेस्ट और इजीली वी कैन अप्लाई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वाटर्स। डन, 2 पॉइंट्स हो गए। लास्ट पॉइंट बात करते हैं क्रॉप पैटर्न पे, लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये तरीका हो गया जब आप मिक्स करके कर रहे हैं, हो सकता हो मिक्स आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक। तो हमारे पास तीसरा तरीका है क्रॉप का रोटेशन। आप हेडिंग को समझिए, हेडिंग से आपको सेंटेंस क्लियर रहेगा। क्रॉप का रोटेशन, क्रॉप को पकड़ कर नचाएंगे, ध्यान दीजिए कैसे नचाएंगे। एक बेसिक सा प्रॉब्लम होता है कि अगर एक क्रॉप फील्ड में एक ही टाइप का फसल उगाया जाए, हमेशा गेहूं ही उगाया जा रहा है केवल, तो गेहूं अपने हिसाब का जो न्यूट्रिएंट है इस फील्ड से लेते रहेगा और बाकी सारे न्यूट्रिएंट को छोड़ देगा, ठीक। समझ बात को? मिक्स क्रॉपिंग का डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। मतलब मिक्स क्रॉपिंग में जो एडवांटेज था कि अलग अलग टाइप के प्लांट कैन यूटिलाइज एवरी न्यूट्रिएंट्स ऑन द क्रॉप फील्ड, बट एक ही टाइप का फसल उगाते हमारा खेत में केवल एक विशेष प्रकार का न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। सो आने वाले क्रॉप फिर तो उसको जो नया क्रॉप लगाएंगे फिर वही गेहूं ही लगा रहे हैं, तो गेहूं तो फिर वही डिमांड करेगा और आपके खेतों में वो कम होते जा रहे हैं, तो फसल के खराब होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो लोगों ने सोचा एक नया तरीका अपनाते हैं कि हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिखे अगर हम आपको कि इसके लिए, तो बोले क्या, लिखिए क्या, जांचना पड़ेगा, लिखिएगा practice of growing different crops on a piece of land in a pre-planned, this is keyword, succession। पहले से प्लान किया हुआ एक चरणबद्ध तरीके से हम पहले क्या करते हैं, गेहूं लगाते हैं, ठीक। गेहूं लगाते हैं तो गेहूं ने अपने हिसाब से सारा न्यूट्रिएंट ले लिया, उसके बाद एक सीजन समाप्त हो गया, नेक्स्ट सीजन अब 4 महीने के बाद हम चना का पेड़ लगाते हैं। तो ये चना अपने हिसाब से न्यूट्रिशन लेगा। हो सकता हो कि ये चना जिसे कहा जाता है, ये जो होते हैं लेग्यूमिनस, ये भी वर्ड सुनने को है, लेग्यूमिनस प्लांट, दलहन के पेड़ जिनके रूट में होते हैं राइजोबियम, फिर से आया राइजोबियम, जो नाइट्रोजन
फिक्सिंग का काम करते हैं, तो हमारे खेतों में कुछ नाइट्रोजन की कमी हो गई होगी, तो इनके लगाने से नाइट्रोजन की संख्या अमाउंट बढ़ गया होगा। और फिर जब ये ख़त्म हो गए तो हम लगाते हैं दूसरा कोई फसल। जरूरी नहीं है कि यही फसल लगाएंगे, 3 लगाएंगे, हो सकता हो साल भर में हम 2 तरह का क्रॉपिंग करते हो, गेहूँ चना उगाते हैं या गेहूँ मक्का उगाते हैं, ठीक है, या 4-5 उगाते हैं 3-3 महीने का, ठीक। तरीका इसमें समझने वाली बात क्या है, इसी को फिर जब 1 साल बीत गया, फिर अगला साल में फिर वापस वीट, फिर ये फिर अगला साल, तो ये हो गया रोटेशन। दिस इज द रोटेशन। एक वक्त में हमारे खेतों में कोई एक ही फसल उगेगा, ठीक, उसे हम प्री प्लांट सक्सेशन की तरफ तहत कि पहले ये फिर वापस से वो, ठीक। इसका बेनिफिट, मेजर बेनिफिट क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कहते हैं रिड्यूसेस द पेस्ट, कीटाणुओं को ग्रो करने में हेल्प करता है, ग्रो नहीं करने देता है। समझिए ध्यान से, एक ही तरह के फसल उगाते हैं तो उससे स्पेसिफिक कोई कीटाणु यहाँ आके लग जाता है और रह जाता है यहीं पर, उसको पता है कि फिर अगले सीजन में यही आने वाला है, तो फिर उसे खाएगा और डैमेज करेगा, डीप डाउन हमारे सॉइल में अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, हमने वीट लगाया, तो वीट को खाने वाले, वीट को पसंद करने वाले माइक्रोब आके वहाँ लग जाएंगे, तब तक समय बीत गया होगा, हमने वीट काट के हटा दिया, सारे कीटाणु वहाँ पे बैठे हुए हैं कि अरे ठीक है ना, फिर उगेगा ना गेहूँ तो खाया जाएगा उसको। तो हमने पार्टी चेंज कर दिया, हमने चना लगा दिया, उनका मूड खराब कि चना के लिए तो आए नहीं थे यहाँ पर, तो वो वहाँ पनप नहीं पाएंगे, वो चना वाले को फ़ोन कर देंगे कि आओ यहाँ पर चना लगा हुआ है, चना वाला यहाँ पे आएगा, सब कौन, माइक्रोब, चना वाला आएगा, तंबू वम्बू लगाएगा, घर गस्ती बैठाएगा, बैठा हुआ है, तले हम चना काट देंगे, फिर वो कहेंगे वो लोग कोई बात नहीं, फिर चना आएगा ना, हम चना नहीं लगाएंगे, अपना प्लानिंग अलग है, हम मेज लगा देंगे। जब मेज लग गया तो उनको फ़ायदा नहीं, वो वहाँ से हट जाएंगे, मेज वाला फिर आएगा, तो आपको पता है कहानी वही चलने वाला है कि मेज वाला जैसे ही अपने आप को स्टेब्लिश करेगा माइक्रोब्स इन द सॉइल, तब तक हम मेज काट के हटा देंगे और फिर गेहूँ लगा देंगे, तो कंफ्यूज हो जाएगा सब माइक्रोब्स है ना, तो हमारे खेतों में पेस्ट का अमाउंट बढ़ने से रुक जाएगा। फायदा, क्रॉप रोटेशन भी हो गया, एक साल में 2 फसल का क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, एक साल में 3-3 फसल का क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, हो सकता हो 2 साल का कंसेप्ट समझे हैं कि एक साल भर हम करेंगे गेहूँ, अगले साल करेंगे ये दूसरा, तो 2 साल का रोटेशन कर रहे हैं, 3 साल पर रोटेशन कर रहे हैं, ये कई पैटर्न हैं। आपको क्या समझना है, हमें आज अपने क्रॉपिंग को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कुछ मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन करें, तो जो अपना ट्रेडिशनल तरीका था उससे कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। यही इस पूरे बोर्ड का सार है, सारांश है, ठीक है। आपको तो हेडिंग समझना है सिर्फ, ठीक। आप अपने कॉमन सेंस से भी इस बात को निकाल के ला के रख सकते हैं कि यस ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ, क्रॉप का प्रोडक्शन जो कि मेजर कंसेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हमें सिर्फ क्रॉप का प्रोटेक्शन बताना है, तो प्लांट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे एनिमल का, उसमें भी 2-3 दिन समय आ जाएगा और बड़े आराम से इस वीक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट हम आपको बैठा के ले लेंगे, ठीक है। जैसा भी हो आगे का कंटिन्यू देखा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।